टू द एलिफेंट केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेईई। और आज हम देखने वाले हैं हमारा 8th लेक्चर, जहां पे हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आयोनिक रेडियस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा। वहां पे एटॉमिक रेडियस के 3 टाइप हमने पढ़े थे। सबसे पहला था कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाला कोवैलेंट रेडियस, दूसरा था मेटेलिक बॉन्ड से बनने वाला मेटेलिक रेडियस, और थर्ड वन इज द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो बॉन्ड्स में, दो डिफरेंट एटम्स में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या जो अटैचमेंट था, उसके बेसिस पर हमने क्या किया था, वंडरवॉल रेडियस बताई थी। ठीक है, तो ये तो 3 पॉइंट हमने कवर किए थे एटॉमिक रेडियस में। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक रेडियस। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आयंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, आयोनिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एटॉम्स नहीं है, आयंस है। एटॉम होते तो एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते, पर आयंस क्या है, एटॉम से ही बनने वाले आयंस होते हैं। और किस तरह से होते हैं, आयंस आर ऑफ 2 टाइप। पहले तो पॉजिटिव चार्ज खुद पे रखने वाले कैटायन, एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज खुद पे रखने वाले एनायंस। अब जो मेरे कैटायन है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज है। ठीक, और मेरा जो एनायन है ये है नेगेटिव चार्ज स्पेसीज। अब मान लो यहाँ पे मेरा कोई ए है, मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा। अगर वो एक पॉजिटिव चार्ज खुद पे रखता है, या यहाँ पे मेरा ए हाइपोथेटिकल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव चार्ज दिखाया तो उसके ऊपर दिखाऊंगा ये एनायन हो गया, ये कैटायन हो गया। ठीक है, ये एनायन हो गया, ये कैटायन हो गया। यहाँ तक तो ठीक है सर, आप बता रहे हो कि जो पॉजिटिव चार्ज खुद पे रखता है वो कैटायन है, जो नेगेटिव चार्ज खुद पे रखता है वो एनायन है, पर वो बनते कैसे हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास सोडियम है, यानी ए, हमने कल देखा था एग्जांपल सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, 10 + 1 = 11। ठीक, अब जो ये 3s1 है ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कोर है। मैं इसको शेल्स के फॉर्म में निकाल कर देखता हूं। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सोडियम का जो मास है वो है 23। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 11, प्रोटॉन है 11। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। 12 + 23, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो टोटल अमाउंट है वो है 12 एंड प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। ठीक है, बहुत छोटा कंसेप्ट है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियस लिया, वही मैंने सेम एग्जांपल निकाल के दिखाऊंगा जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में निकाल के दिखाया था। ये उसका पहला शेल है, के है, एल है, यम है हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने निकाला, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो कितना बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, मैंने लास्ट के ऑर्डर में बताया। अब यहाँ पे जो सोडियम की खुद की जो कैपेसिटी है वो मेटल है, एंड हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब अगर मुझे बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटीज अगर कहां पे है तो मैं हमेशा के लिए मेटल पे ही पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा। अगर कहीं बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनाने की अगर मेरे को चांस है तो मैं हमेशा के लिए सोडियम पे बनाता हूं। ठीक है, तो सोडियम का नेचर है कि खुद पे पॉजिटिव चार्ज रखना, पर क्या होता है इससे, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन की जो टोटल है वो 11 की 11 ही रहती है, पर यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है, यहाँ पे कैटायन बनना मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज होना या लॉस्ट होना। ठीक है, एटॉम से, यहाँ पे हम एटॉम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम एटॉम की बात कर रहे हैं। सोडियम एटॉम से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको ही हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये क्यों करता है, मान लो मेरे क्लास में 11 बच्चे हैं, 11 बच्चों में से 10 बच्चे पढ़ने वाले हैं, और जो एक बच्चा है वो सारे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, घूमता है क्लास में, खेलता है। ठीक है, तो जो अनस्टेबल बच्चा है मेरा, जो मेरे पूरे क्लास में घूमता रहता है,
मैंने उसको क्लास के बाहर निकाल दिया क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था। मैंने जब उसको क्लास के बाहर निकाल दिया तो जो मेरा रिमेनिंग क्लास है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है और सारे के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं उनको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। तो यही बात यहाँ पे भी होती है। सोडियम का नेचर है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रहते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। इसीलिए हम देखते हैं जब हम NaCl लेते हैं, NaCl, अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, वाटर में डाल के डिसॉल्व कर दिया, यहाँ पे पानी लिया, पानी में मैंने इसको डाला और घोला, तो क्या होगा, Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, ठीक है। अब इसके बारे में तो मैंने बात कर ली, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो ये जो Na+ बना है ये कैटायन है, ठीक है। ये कैसे बना, इस तरह से बना, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना। अब मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल अगर A मान लू तो ये क्या कर रहा है, A+ में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अगर मैंने सोडियम को लिया तो सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 है, वो Na+ में हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये तो हो गया कैटायन। अब देखो एनायन क्या करता है, सेम लेता हूं मैं, यहां पे एग्जांपल लूंगा मैं फ्लोरीन का, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब देखो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर 9 है, इसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं यहां पे दिखा सकता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसका गया, बस बाकी से। अब देखो ये जो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका फ्लोरीन का होता है 9, हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। एग्जांपल फ्लोरीन का चल रहा है 1s2 2s2 2p5 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन देखो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 एक साथ क्यों आए, क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसलिए हमने 7 इलेक्ट्रॉन इस शेल में डाल दिए, ठीक है। ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ये 1s के हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आपको ऑक्टेट रूल पता होगा, जब हम ऑक्टेट की बात करते हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। जब मैंने सोडियम देखा तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो यहाँ पे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन आया था इसी का मतलब क्या, उसका ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा था, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, और ऑक्टेट का मतलब ही होता है स्टेबिलिटी पाना। अब देखो यहाँ पे उस फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जैसे ही फ्लोरीन खुद एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन जो न्यूट्रल स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन एक लेने के बाद F- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहा है या इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, ठीक है। और इसी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं उसको हम एनायंस कहते हैं। वो किस तरह से बनते हैं, अगर मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूं, A+1 इलेक्ट्रॉन गिव्स A-, ठीक है। ये हो गया मेरा A-, जिसको हम एनायन कहते हैं, ये हो गया मेरा A+, जिसको हम कैटायन कहते हैं, ठीक है। यहां तक तो बात हमारी सही है। यहाँ पे मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लूंगा, फ्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू F-। अब यहाँ पे बात हो गई हमारी कैटायंस की एंड एनायंस की। हमें देखना क्या है कि ये जो हमारे कैटायंस एंड एनायंस है, जो उनकी रेडियस हमारे पीरियोडिक टेबल में किस तरह से काम करती है। अब मैं सबसे पहले कैटायन को लेके चलूंगा, फिर मैं एनायन को लेके चलूंगा, उसके बाद हम ग्रुप्स में देखेंगे एंड पीरियड्स में देखेंगे, उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज का। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैटायंस की, कैटायंस, ठीक है, CAT, कैट आयंस। देखो जो कैट आयन है वो पॉजिटिव चार्ज खुद पर रखते हैं, खुद पर क्यों रखते हैं, क्योंकि उनका नेचर उस तरह का होता है। इसी का मतलब क्या है, जो 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 मेटल्स है वो खुद पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह के मेटल होते हैं। मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया था, अब मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख के चलूंगा। मैं कैटायन के बारे में बात कर रहा हूं। अब मान लो, देखो यहाँ पे हम फैक्टर देखेंगे साथ में ही, और साथ में एग्जांपल भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया, एक A लिया, यहां से मुझे A+ बनाना है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब मान लो सोडियम ही है, सोडियम में यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स थे सोडियम के, यहाँ पे 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक। मान लो अब मैंने यहाँ पे A+ लिया,
A प्लस लिया और इससे भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, A प्लस 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मेरा यहाँ पे भी। अब मैंने फिर इस A प्लस 2 को लिया और इससे और एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल डाला, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मुझे देखना है कि जो मेरी आयोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस किस कैटायन में ज्यादा होगी, किस कैटायन में कम होगी, ठीक है, या न्यूट्रल स्टेट वाले एटम में ज्यादा होगी या कैटायन में ज्यादा होगी, ठीक। अब देखो, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हूं, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हूं, तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, मान लो मेरे क्लास के मैंने 11 बच्चों में से एक बच्चों को निकाल दिया, तो मेरे 10 इलेक्ट्रॉन्स पे 10 जो मेरे स्टूडेंट्स थे, वो 10 स्टूडेंट का जो मेरा कंसंट्रेशन था उन पे, या मेरा जो कंट्रोल था मेरे स्टूडेंट्स पे, 10 स्टूडेंट पे, वो बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। इसी का मतलब क्या है, अगर मेरा न्यूक्लियस मेरे इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल रखता है, अगर मैं टीचर मेरे स्टूडेंट पे कंट्रोल रखता हूं, तो यहाँ पे हमने एक टर्म लास्ट क्लास में पढ़ी थी जिसको हम कहते थे जेड इफेक्ट, और यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जैसे 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 जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे मेरी साइज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये कंसेप्ट हमने वहां पे भी देखा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ए की, तो ए की जो रेडियस है वो ज्यादा होगी किससे, A प्लस से। अब क्यों होगी, इसके लिए एक तो हो गया यहाँ पे जेड इफेक्ट, ठीक है। इसके लिए जो फैक्टर्स डिपेंडिंग है वो क्या क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंडिंग है। सबसे पहले तो हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लो 10 या 11 स्टूडेंट में जो इंटरेक्शन हो रहा था, वो इंटरेक्शन अब 10 स्टूडेंट में आ गया, मतलब एक स्टूडेंट की जो मतलब क्लास को डिस्टर्ब करने की टेंडेंसी थी, 11 में से एक तो कम हो गया, मतलब 10 की 11 से कम ही है। तो अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होगा, वो रिपल्शन क्या किया मैंने, डिक्रीज किया, ठीक है। ये तो मेरा पहला पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है, मेरा जेड इफेक्ट, जो मेरे न्यूक्लियस का मेरे इलेक्ट्रॉन पे से जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो मेरा बढ़ गया, तो जेड इफेक्ट मेरा इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अब ये दो मेन पॉइंट है मेरे, जहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो डिक्रीज कर रहा है और जेड इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ए का साइज है एटम का, वो मेरे कैटायन से बड़ा है। इसी का मतलब आयोनिक रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन आयोनिक रेडियस ऑफ ए प्लस। अब सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूं, क्योंकि ए प्लस से मैंने और एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो इसने खुद के इलेक्ट्रॉन्स पे अब कंट्रोल बचा के रखा था, मान लो मेरे पास 10 रुपए है, मेरे को 9 रुपए की जरूरत है, 9 रुपीज में से मैंने 1 रुपीज मेरे दोस्त को यहां तक तो दे दिया, पर अब मुझे 9 रुपीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं उन रुपीज को अपने पास बहुत अच्छे से रखूंगा, मैं उसको लूज नहीं करूंगा या किसी को दूंगा नहीं, ठीक है। अगर मेरे से कोई फोर्सफुली लेने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसको बैटल करूंगा, मैं उसको डिफेंड करूंगा मेरे रुपीज को। तो यही होता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं होते आगे के, जैसे जैसे हम आगे चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकलते नहीं है, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन्स की इसको खुद को जरूरत होती है, ये स्टेबल बन जाता है एक पॉइंट पे और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो रिलीज नहीं करता। तो हमको इसके लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है और उस जबरदस्ती में हमें कुछ एनर्जीज देनी पड़ती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखो, जो मेरा ए का साइज है वो ए प्लस से ज्यादा है। सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि मेरे ए प्लस का साइज, ए प्लस प्लस का साइज मतलब ए प्लस 2 का साइज मेरे ए प्लस से ज्यादा है, और यहाँ पे ए प्लस 3 का साइज मेरे ए प्लस 2 से ज्यादा है। देयरफॉर ए प्लस 3 इज ग्रेटर देन ए प्लस 2, देन साइज यहाँ पे ए प्लस 2 का ज्यादा है, यहाँ पे ए प्लस का ज्यादा है। तो मेरा ए प्लस 1 ए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ए प्लस 1 होगा, उसके बाद ए प्लस 2 होगा, इसके बाद ए प्लस 3 होगा। और उसके लिए फैक्टर्स कौन थे, एक तो मैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को डिक्रीज कर रहा हूं और मेरे जेड इफेक्ट को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। जहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज हो जाता है, वहां पे मेरी साइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, साइज छोटी
होती है, और अगर साइज अगर छोटी हो गई किसी आयन की तो उसकी रेडियस भी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो साइज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आता है। और जेड इफेक्ट क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे प्रोटॉन तो सेम रहेंगे। जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब यहाँ पे 11 प्रोटॉन के ऊपर 12 या 13 या 14 प्रोटॉन्स हुए क्या सोडियम में, नहीं हुए। यहाँ पे जेड इफेक्ट इंक्रीज होने का इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि जेड इफेक्ट तो सेम ही है, यहाँ पे जेड इफेक्ट तो सेम है, बस इलेक्ट्रॉन का काउंट है, जो इलेक्ट्रॉन का काउंट है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि नेट जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो ये हो गया कि मेरा कैटायन किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब मैं एनायन की बात करूंगा कि एनायन में यहाँ पे आयोनिक रेडियस इन कैटायन किस तरह से होगी, तो ये इस तरह से होगी। जैसे जैसे मेरा चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा वहां से निकालता रहूंगा, वैसे वैसे उसकी साइज डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पॉइंट। अब देखूंगा मैं यहाँ पे आयोनिक रेडियस में मेरे एनायन के बारे में क्या होगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के अपोजिट है, बस अपोजिट ही है, मतलब चेंज तो है पर अलग चेंज नहीं है, ठीक है। जो हमें दिखता है वही होता है, क्योंकि ये साइंस है। अब देखो मैं यहां पे बात कर रहा हूं एनायन की रेडियस या एनायन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अब सबसे पहले मैंने वहां पे क्या हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, सोडियम का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे मैंने फ्लोरीन का एंड हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल ही लेके चलूंगा। अब मान लो मेरे पास एक ए है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये ए माइनस हो जाएगा। अब मैंने किसी सेल में इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डाला है, या इसको जरूरत है इसलिए डाला है, अच्छा मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन डाला। अब मैंने यहाँ पे ए माइनस में फिर से एक इलेक्ट्रॉन डाला, यहाँ पे ए, इसको हम 2 माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 माइनस हो गए। अब मैंने ए 2 माइनस में और एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये यहाँ पे ए 3 माइनस या ए 3 होगा, ठीक। सेम कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता जा रहा हूं, मैंने कैटायन में इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, मैं उसको निकालता जा रहा था। अब यहाँ पे एनायन क्या करेगा, देखो जो मेरा ए है और ये मेरा ए माइनस है, इन दोनों में से हमें देखना है कि किसकी रेडियस कम होगी, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, किसकी आयोनिक रेडियस। अब देखो मैं अगर ए की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम है या लेस है एज कंपेयर टू ए माइनस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन था, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो क्या होगा, ए माइनस में बढ़ेगा, किससे, ए प्लस से, मतलब ए से ए माइनस में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक तो ज्यादा होगा। और दूसरी बात क्या है, मान लो यहाँ पे अब मेरे क्लास में जो 11 बच्चे थे, मैंने और एक डाला, ऑलरेडी एक ज्यादा था जो मेरे क्लास को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने और एक ऐड किया तो वो और डिस्टर्ब करेगा, मतलब मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने गेन किया। और इसी का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा गेन हो रहा है तो मेरे प्रोटॉन तो सेम है, ठीक है। प्रोटॉन अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर 9 है, उसमें प्रोटॉन भी 9 ही है, वहां पे प्रोटॉन बढ़ तो नहीं रहे। मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया 10 हो गए, ठीक है, मैंने और एक किया 11 हो गए, और एक किया 12 हो गए, तो मेरे प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो तो सेम है, बस मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होते जा रहे हैं। अब प्रोटॉन के अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रहेंगे तो जो मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की जो होल्डिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होती जाएगी, क्योंकि 10 बच्चों पे जो मेरा फोकस था अब वो मेरे को 12 बच्चों पे लगाना है या 15 बच्चों पे लगाना है, 20 बच्चों पे लगाना है, तो मेरे बच्चे बढ़ गए, तो जो मेरा 1 घंटा था वो डिवाइड हो रहा है बच्चों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट का भी वही होता है, जेड इफेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे
जेड इफेक्ट डिक्रीज करेगा, और इसी का मतलब क्या है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, तो साइज इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की साइज कम होगी किससे, ए माइनस से, फिर A2 माइनस से, फिर A3 माइनस से। ठीक है, ये ऑर्डर होगी, ये ऑर्डर किसकी होगी, साइज की होगी। ठीक है, तो हमने जो कैटायन में देखा था यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट है, वहां पे भी दो फैक्टर काम कर रहे थे, यहाँ पे भी फैक्टर कितने हैं, दो ही है। एक तो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड सेकंड इज द जेड इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लास्ट क्लास में हमने बहुत डीप में पढ़ा है इसको। तो ये हो गई आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मैं ये दो कंसेप्ट जो मेरे पास अभी आ गए, क्या क्या आया मेरे पास, सबसे पहली चीज मेरे पास ये आई कि मेरे पास जो मेरा कैटायन है उसमें जैसे जैसे कैटायन पे चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड हमारा जेड इफेक्ट की वजह से, वो जैसे जैसे मेरा चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी साइज डिक्रीज होती है, मतलब जो आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज होती रहती है। इसी का मतलब आयोनिक रेडियस यहाँ पे ए में ज्यादा है और A3 में सबसे कम है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एनायन में देखा कि एनायन में एग्जैक्टली अपोजिट होता है, वही दो इफेक्ट है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे क्या होगा, जो मेरी ए की साइज होगी वो ए की साइज सबसे कम होगी और मेरी A3 की साइज, A-3 की साइज सबसे ज्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये क्यों हुआ, यहाँ पे आयोनिक रेडियस का जो इफेक्ट लग रहा था हमारा कैटायन में, उसका एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट कहाँ पे लगा, एनायन में लगा। अब मैं बात करूंगा कि ग्रुप्स में क्या होता है। ठीक है, ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप का मतलब क्या है, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, नींद में भी आता होगा आपको ग्रुप और पीरियड्स, इतनी बार पढ़ा है हमने। ठीक है, देखो मैं अगर ग्रुप्स की बात करूं, ग्रुप्स की, शो करता है। ठीक है, जनरली देखो मैं यहाँ पे जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब जब पर्टिकुलर ब्लॉक्स पढ़ोगे 12th में, एस ब्लॉक या सारे ब्लॉक्स, तो यहाँ पे हम वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे एक्सेप्शंस है कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखो जब ग्रुप्स है वो जनरली, ग्रुप्स में जनरली आयोनिक, हम आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। क्यों होता होगा, ये सेम पॉइंट हमने कहां पे देखा है, एटॉमिक रेडियस में भी देखा है। अगर मैं बात करूं हली ना की रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम, तो देखो यहाँ पे जो लिथियम एंड सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, यहां से लिथियम से सोडियम तक एक मेरा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक से बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। टॉप टू बॉटम मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। इसी का मतलब क्या है कि मेरा नया शेल ऐड होता जाता है, नया शेल मेरा ऐड होता जाता है, और इस नए शेल की वजह से क्या होगा, मेरी साइज अपने आप से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, एक शेल से इंक्रीज हो रही है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से यूज हो रही है, और इसी का मतलब क्या है कि टॉप टू बॉटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं, लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है, सॉरी आयोनिक रेडियस है, और एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड था वो सेम आएगा, बस यहाँ पे क्या होगा, आयंस में होगा, Na+, लिथियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, फ्रांसियम प्लस, यहाँ पे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। इसका मतलब क्या है, सबसे कम जो मेरी आयोनिक रेडियस है वो लिथियम की है यहाँ पे, और सीजियम की मेरी सबसे ज्यादा है क्या, आयोनिक रेडियस।
क्यों ज्यादा है क्यों कम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से, ठीक है। जैसे जैसे मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मेरी आयोनिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं ग्रुप में वर्टिकल कॉलम में, तो यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक एक यूनिट से हर पीरियड में बढ़ता जाता है। तो इसके वजह से मेरी ग्रुप्स में जो मेरी आयोनिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम मेरी इंक्रीज होती जाएगी। इसी का मतलब अगर मेरा लिथियम इतना है तो सोडियम थोड़ा बड़ा होगा, पोटेशियम और बड़ा होगा, रुबिडियम और बड़ा होगा, ठीक है। मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। तो ये हो गया ग्रुप्स के बारे में। अगर मैं पीरियड के बारे में बताना चाहूँ, यहाँ पे लिथियम को छोड़ के ग्रुप में और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। बेरियम, बे, मा, का, सर, बा, ट्रा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से होगी ऑर्डर। सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ठीक है। तो ये रेडियम का सबसे ज्यादा होगा एटॉमिक आयोनिक रेडियस, एंड बेरियम का आयोनिक रेडियस सबसे कम होगा, ठीक है। ये सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आओ, अब मैं पीरियड के बारे में बताऊंगा। देखो पीरियड, इन पीरियड, ये तो ग्रुप का हो गया इन पीरियड। यहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है Z बाई E रेशो। Z सबको पता है एटॉमिक नंबर, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, एटॉमिक नंबर देखना है। ये क्या होता है देखो, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, सॉरी पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है वो है 3, 4, बेरिलियम का, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे +1 बनता है, यहाँ पे +2 बनता है। क्यों? इसकी वैलेंसी 1 है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये +3 बनेगा। ये जब लिथियम, देखो नोट में लिखो या याद रखो, लिथियम जब लिथियम प्लस बनता है, जब लिथियम प्लस बनता है तो क्या होता है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है 3, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन खुद में दिखा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो कर रहा है। और इसका जो 1s2 2s1 है, 2s1 ये 0 बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिथियम प्लस में। तो इसका मतलब ये 1s2 की तरह शो करता है, जो हमारा हीलियम, ठीक है, हीलियम है। और ये हीलियम क्या है, नोबल गैसेस है, और इसको हम इनर्ट भी कहते हैं और स्टेबल भी कहते हैं। तो ये लिथियम प्लस बनता क्यों है? डुप्लेट फॉर्मेशन के लिए, डुप्लेट फॉर्मेशन के लिए बनता है, ठीक है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करने के लिए खुद को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है ताकि वो स्टेबल बन सके। अब यहाँ तक तो हमने डुप्लेट फॉर्मेशन ही किया है। यहाँ तक कार्बन पे देखो, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन उसको देता हूँ ताकि वो नियॉन की तरह एक्ट करे। यहाँ पे जो वो एक्ट कर रहा था वो हीलियम की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे वो नियॉन की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 10, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2, यहाँ पे वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की सोचेगा, यहाँ पे वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की सोचेगा, देखो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये डुप्लेट कंप्लीट करने की सोचेगा। अब देखो ये कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन कितने लेगा, 3 लेगा, -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियॉन तो नियॉन ही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव +3, यहाँ पे -4 -3 -2 -1। मुझे निकालना क्या है, Z/E रेशो, जिसके बेसिस पर मैं ये बता सकता हूं कि मेरे जो इन पीरियड आयोनिक रेडियस किस तरह से ट्रेंड शो कर रही है या किस तरह से वैरी कर रही है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहला जो पीरियड लिया, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा Z/E के रेशो में।
देखो Z/E के रेशो में अगर मैं कैलकुलेट करने लगूं तो Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, E का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 3 में से 1 गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एटॉमिक नंबर 3। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ इसको तो 0.9 आएगा, ये आएगा 0.8, ये आएगा 0.7, ये आएगा 0.6, ये आएगा 2.5, ये आएगा 2, ये आएगा 1.5। ठीक, तो यहाँ पे हमें देखना है कि वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, इसके बेसिस पर हम इसको अरेंज कर सकते हैं। E/Z की वैल्यू से हमारा आयोनिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर मेरी E/Z की वैल्यू बढ़ गई, मेरे E/Z की अगर वैल्यू बढ़ गई तो मेरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, मेरी E/Z की वैल्यू अगर बढ़ गई तो मेरी आयोनिक रेडियस डिक्रीज। यहाँ पे एटम्स के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमको एटॉम के बारे में बात कर रहे थे या कर रहे होते तो हम कल के लेक्चर में ही बात करते हैं। ठीक है, स्लिपिंग ऑफ टंग थी। यहाँ पे आयोनिक रेडियस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। E/Z रेशियो इंक्रीजेस, इसी का मतलब क्या है, मेरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस हो रही है। यहाँ पे ध्यान दो कि E/Z का रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पे। ठीक है, 2.5, 2.5, 5/2 इसका सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, 0.6। 0.6 कहां पे, इसका है। अब देखो सबसे ज्यादा किसका है, E/Z के रेशियो से मैं उनको अरेंज करता हूं। E/Z रेशियो सबसे ज्यादा है, बोरॉन +3 का E/Z सबसे ज्यादा है। उसके बाद 2 है बेरिलियम का +2 का। इसके बाद है लिथियम +1। इसके बाद 0.9 फ्लोरीन -1। यहाँ पे O -2। उसके बाद नाइट्रोजन -3 एंड उसके बाद कार्बन -4। अब देखो E/Z रेशो सबसे ज्यादा B बोरॉन +3 का है, सबसे कम कार्बन -4 जो खुद पे चार्ज रख रहा है उसका है। अब देखो E/Z रेशो के एग्जैक्टली अपोजिट हमें आयोनिक रेडियस मिलती है, तो इसी का मतलब क्या है कि अगर इसका E/Z रेशो सबसे कम है तो इसकी आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और ये कंसेप्ट हमें 2 फैक्टर से मिला है, हमने देखा है। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और दूसरा हमारा Z इफेक्ट। दोनों कंसेप्ट आप लगा के देखो, ये दोनों हमने पढ़े हैं, आज के क्लास में भी पढ़े हैं एंड लास्ट के क्लास में भी मैंने आपको Z इफेक्ट पढ़ाया है। सेम कंसेप्ट है, लगा के देखोगे तो ये आपका आंसर इस तरह से करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो 4 माइनस है, 3 माइनस है, 2 माइनस है, 4 इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, ज्यादा रिपल्शन करेंगे इसलिए साइज बड़ा है। रिपल्शन बड़ा है मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन 10 है और उसके पास प्रोटॉन 6 है, 6 लोग 10 लोगों को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 6 लोगों को 10 लोग कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, मतलब इसका Z इफेक्ट सबसे कम है। और अगर Z इफेक्ट सबसे कम है तो साइज सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट कवर हो गए फैक्टर्स के। हम जहाँ पे जो हमने फैक्टर पढ़े थे ये फैक्टर यहाँ पे आपको क्लियर हो गए। अब मैंने एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसी का। यहाँ पे मैंने लिया एग्जांपल थर्ड पीरियड, जहाँ पे हम देखते हैं, मैं बात करूंगा हमारा थर्ड पीरियड में जो मेरा सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे उसके बारे में। मेरा जो सेकंड एग्जांपल है थर्ड पीरियड का, वो कहां से स्टार्ट होता है, सोडियम से स्टार्ट होके फ्लोरीन तक जाएगा। बीच के एलिमेंट देखो, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। देखो क्लोरीन निगेटिव होता है, ये 2 निगेटिव, ये 3 निगेटिव। यहाँ पे सिलिकॉन +4 है, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1। हमें निकालना क्या है, E/Z का रेशो निकालना है। E/Z के रेशो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है,
अब मुझे निकालना है कि मेरे जितने इलेक्ट्रॉन्स है या मेरे जितना मेरा एटॉमिक नंबर है उसको डिवाइड करना है मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यही करूंगा मैं। मेरे पास जो मेरा एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, 12 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, 13 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, 13 माइनस 3, 12 माइनस 2, 11 माइनस 1, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिलीज हो गए तभी वो पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा, तो देखो 14, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मेरा एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का है वो तो 14 है, पर मेरा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 10। यहाँ पे भी 10 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे कार्बन को हमने -4 लिखा था, यहाँ पे हमने +4 लिखा है, ठीक है। तो देखो फास्फोरस जो है हमारा यहाँ पे 15 है, 15 मेरा एटॉमिक नंबर है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, देखो 15 प्लस 3, 1 2 3, 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 18, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 16 डिवाइडेड बाय 18 एंड यहाँ पे भी सेम 17 डिवाइडेड बाय 18, 17 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ से हमारा 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हमारा ऑप्टिक की तरफ जा रहा है। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन कर रहा है। तो मेरा जो सोडियम है वो +1 है और मेरा क्लोरीन है वो -1 है। मुझे देखना है किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ये 11 डिवाइडेड बाय 10 है 1.1, ये 1.2, ये आ जाएगा 1.3, ये आएगा 1.4, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 18 0.6, ठीक, 0.6, ये आएगा 0. समथिंग एंड ये भी 0. समथिंग, ठीक है। इसकी वैल्यू 16 की जो वैल्यू है वो कम होगी इससे आने वाली वैल्यू से, इस 17 की वैल्यू कम होगी आने वाली 16 की वैल्यू से, ठीक है। तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। देखो अब मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस किसकी थी, सिलिकॉन की, क्योंकि उसका जो आंसर Z/E का रेशियो है वो 1.4 है, ठीक है। तो सिलिकॉन की जो आयोनिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी नहीं, ठीक है, सबसे कम होगी, क्योंकि E/Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। मतलब E/Z रेशियो अगर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी आयोनिक रेडियस घटेगी, ठीक है। ये हमने रिलेशन देखा। तो सिलिकॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन की रेडियस सबसे कम, उसके बाद 1.3 एल्यूमिनियम की +3 +4, इसके बाद 1.2 मैग्नीशियम +2, इसके बाद 1.1 Na+1, इसके बाद 0.6 फास्फोरस 3-, इसके बाद सल्फर 2-, और लास्ट में सबसे कम होगी क्लोरीन -। मतलब सबसे कम साइज ये माइनस आयन की होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें Z इफेक्ट क्या होगा, Z इफेक्ट सबसे कम होगा, आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा, सॉरी Z इफेक्ट कम होगा, आयोनिक रेडियस ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, Z इफेक्ट की वैल्यू कम होती है, वहां पे हमारी आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक। And the last point of today's lecture is the isoelectronic species। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में आयोनिक रेडियस में पढ़ना है लास्ट पॉइंट, जहां पे हमने देखना है कि आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब है सेम इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन सेम है उन सारे स्पेसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो आयंस इन विच, हम आयोनिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आयंस इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम और आइडेंटिकल
is called आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्या मतलब है, जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो सेम होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो भी चलेगा। ठीक है, अगर जो मैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं आइसो का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें डेफिनेशन में बता रही थी। देखो E/Z या Z/E का जो हमने रेशो देखा था, Z/E का जो हमने रेशो देखा था कहाँ पे, प्रीवियस केस में, वहां पे हमारी Z का मतलब होता था एटॉमिक नंबर, E का मतलब होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, सेम है, तो यहाँ पे हमारी जो ये पूरी E की टर्म है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसी का मतलब क्या है, जो मेरा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का जो आयोनिक रेडियस है वो सारा का सारा Z वैल्यू पे डिपेंड रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे एग्जांपल से और आपको कंफर्म हो जाएगा, समझ में आएगा। कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 -4, ठीक है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम 12 एंड एल्यूमिनियम 13। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक नंबर। देखो चार्ज देखो, -3 -2 -1 +1 +2 +3। अब देखो कार्बन के आप अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 6 + 4 = 10, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 + 3 = 10, नाइट्रोजन की भी 10 है, 8 + 2 = 10, 9 + 1 = 10, 11 - 1 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 11 - 1 = 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, मतलब इन सारों का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काउंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। इसी का मतलब क्या है, ये स्पेसीज कैसी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है आयोनिक रेडियस को शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा पूरा का पूरा जिम्मा उठाता है वो उठाता है मेरा Z, इसी का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अब देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देखो एल्यूमिनियम +3 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर -4 है, यहाँ पे +3 है, इसी का मतलब क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल 13 प्रोटॉन कर रहे हैं, यहाँ पे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहे हैं। यहाँ इसी का मतलब क्या है, कार्बन में जो Z इफेक्ट है वो बहुत कम है, एल्यूमिनियम में Z इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम +3 का Z इफेक्ट ज्यादा है, Z इफेक्ट अगर बढ़ गया तो आयोनिक रेडियस घटती है। ठीक है, हमने देखा है। तो यहाँ पे एक तो एक कंसेप्ट हो गया फैक्टर एक, और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है, जगह तो 6 इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन की जगह है, 13 इलेक्ट्रॉन की जगह है, पर इलेक्ट्रॉन है 10। यहाँ पे कम है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा, यहाँ पे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। Z इफेक्ट अगर ज्यादा है तो आयन जो हमारी आयोनिक रेडियस है वो कम होगी। ठीक है, आयोनिक रेडियस कम होगी, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर मेरा ज्यादा है तो मेरी आयोनिक रेडियस बढ़ेगी। तो इसके कंपैरिजन में मेरी सबसे ज्यादा मेरी अगर Z इफेक्ट बढ़ रहा है, आप यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा Z इफेक्ट बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे मेरा Z इफेक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी एटॉमिक रेडियस, सॉरी यहाँ पे हम आयन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस मेरी घट रही है। इसी का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जो मेरी आयोनिक रेडियस होगी कार्बन में होगी, देन नाइट्रोजन, देन एल्यूमिनियम। मतलब सबसे कम जो रेडियस होगी, आयोनिक रेडियस होगी, वो एल्यूमिनियम में होगी, और सबसे ज्यादा जो मेरी आयोनिक रेडियस होगी वो कार्बन में होगी। ठीक है, इसी का मतलब क्या है, जैसे जैसे मेरी Z की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे मेरी साइज डिक्रीज होती है, और इसी का मतलब देयरफॉर आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। ये हो गया हमारा रिलेशन इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आज क्लास में कितने रिलेशन मिल गए। सबसे पहले कैटायन में Z इफेक्ट क्या होता है,
जो हमारा प्रीवियस ए होता है, ए प्लस बनने के पहले उसकी साइज बड़ी होती है। इसी का मतलब जेड इफेक्ट बढ़ता है और एटम उसकी आयनिक साइज कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट था हमारा जेड इफेक्ट मेरा अगर बढ़ा तो आयनिक रेडियस घटी। ठीक है, जेड इफेक्ट बढ़ा तो आयनिक रेडियस घटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर बढ़ा तो आयनिक रेडियस बढ़ी। यहाँ पे नोट करके लिख लो आप। पूरे आज के टॉपिक में आपको यही एक एडिशन, ये हमारा गेन है आज के टॉपिक का। ठीक है, जेड इफेक्ट बढ़ा तो आयनिक रेडियस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ा तो आयनिक रेडियस बढ़ेगी। देन ई बाय जेड की वैल्यू अगर बढ़ी तो आयोनिक रेडियस घटेगी, और जेड अगर बढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए तो मेरी आयोनिक रेडियस घटेगी। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए नीट के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। जेड इफेक्ट, आईआर, ठीक है, इनका सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ इस तरह का है। सो आज के टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता